तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, या तो ऐसे पूछा जा सकता है, या द सेम कैन बी आस्क्ड एज के शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब सर आई हैव अ डाउट। अच्छा बोल दो, जल्दी से बोलो डाउट, बोलो बेटा डाउट बताओ। इंस्टा असाइनमेंट, Sir, question number 2. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, Yes, sir. बट आई डोंट हैव योर असाइनमेंट, सो प्लीज टेल मी द क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओ, A आई डोंट हैव machine, असाइनमेंट। अ मशीन, yes, a machine gun have a mass of 10 kg. It fire 30 gram bullet बुलेट्स, ठीक है। at the rate of 5 bullets per second with a speed 40 meter per second. ठीक है, एक मिनट ठहरा। मास ऑफ गन कितना है बेटे? व्हाट इज मास ऑफ गन हियर? मास ऑफ गन कितना है? गन का मास गिवन है, मशीन गन का, मशीन 10 गन का kg. मास 10 kg, ठीक। बुलेट का मास Sir, 10 gram, 30 gram. 10, 30 ग्राम। मास ऑफ द बुलेट इज 30 ग्राम और मास ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम। और क्या कर रहा है ये मशीन गन? Sir, फायर कर रहा है। yes, sir, at the rate of 5 bullet. ये फायर कर रहा है, मशीन गन इज फायरिंग 5 5 बुलेट पर सेकंड। ओके, Yes, sir. With a नंबर speed ऑफ 400. बुलेट पर सेकंड इज इक्वल टू 5। हाँ, कितनी स्पीड से? Sir, speed है 400 meter per second. 400 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात। तो गन की रिक्वायर्ड स्पीड पूछी गई होगी शायद। Sir, force, what force in Newton must be applied to the gun to apply it position? ठीक है, मतलब हम गन पे कितना फोर्स लगाएं ताकि हम उसको उसी के पोजीशन में रख सकें। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। आपको अगर याद हो कि मोमेंटम का जितना चेंज होगा ना, मोमेंटम का चेंज किसी भी बॉडी पे जो मोमेंटम का चेंज है वही फोर्स होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि देखो पहले तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं, ठीक है, पहले तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो बुलेट और गन है दे वर एट रेस्ट, राइट। अब ये बुलेट क्या गन क्या फायर कर रहा है? गन इज फायरिंग बुलेट्स। तो अगर आप एक बुलेट कंसीडर करिए तो इसका मास मेरे बच्चे 30 ग्राम है, और एक सेकंड में ये कितना बुलेट फायर करता है? 5। और कितनी वेलोसिटी से फायर करता है? 400 मीटर पर सेकंड से। तो एक सेकंड में गन की वेलोसिटी कितनी होगी? एक सेकंड में गन की वेलोसिटी कितनी होगी? एक सेकंड में गन, देखो बुलेट निकलेगा तो गन में भी कुछ वेलोसिटी आएगी बेटा, उसको हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी कहते हैं, गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी होगी ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप मान लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि बुलेट और गन पहले एज वन बॉडी रेस्ट में थे। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम मेरे बच्चे 0 मान लीजिए। फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखिएगा? एक सेकंड का मोमेंटम देखिए कितना लिखिएगा। तो फाइनल मोमेंटम में देखो, एक बुलेट का मास 30 ग्राम, तो मास को केजी में कन्वर्ट करो तो 30/1000 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये एक बुलेट का मोमेंटम हुआ। कितने बुलेट का बोले छोटी? एक बुलेट का। और ऐसे ऐसे कितने बुलेट निकले 5 सेकंड में? 5 निकले, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फाइनल मोमेंटम निकल आएगा। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज, बुलेट का फाइनल मोमेंटम इस कितना? 60 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब गन का अगर हम फाइनल में एक बात याद रखो, फाइनल में गन का भी तो है, तो गन का मास कितना है? 10 किलोग्राम। गन की वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो निकालना है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 60 प्लस ऑफ 10v।
और इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन इतना है, तो 60 प्लस ऑफ 10v इज इक्वल टू 0, तो 60 इज इक्वल टू मेरे बच्चे हो गया 10v, ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन का मतलब है कि बुलेट अगर इधर जा रहा है तो गन पीछे जाएगा, तो दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। Yes, sir. किसकी वेलोसिटी है बेटा? गन की वेलोसिटी। ठीक है, तो गन की वेलोसिटी इतनी हो गई, तो अब गन का मोमेंटम अगर हम लिखें, मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन, तो गन का मोमेंटम कितना होगा? मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ गन कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 60 केजी मीटर पर सेकंड। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एक सेकंड में अगर आप निकालोगे तो 60 केजी मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड में कितना फोर्स लग रहा है गन पे, यही निकालना है, तो एक सेकंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा ये रिजल्ट 60 न्यूटन। देखो आंसर है क्या 60 न्यूटन, फोर्स शुड बी 60 न्यूटन ऑन द गन। Yes, sir. हो गया सर? Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक फर्दर। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सर मैं आपसे कुछ बता रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक्स, बट बिफोर दैट मैं एक चीज बता रहा था आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 11th में, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपका क्वेश्चन 11th में ऐसे हो सकता है, आपका क्वेश्चन 11th में ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है? दो तरीके से पूछा जा सकता है। वाई, सुन लो पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन। या तो दिस कैन बी द क्वेश्चन, या इसी को ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड अदर वेज ऑल्सो, कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर contained in second law of motion। पहले ये लिख लीजिए क्वेश्चन, या तो आपको ऐसे पूछ ले, दिस कैन बी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन और दिस कैन बी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के दो में से कोई से भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन, ये एक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं स्कूल एग्जाम्स के अंदर, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि आपसे भी ऐसे पूछ लिया जाए। तो दिस कैन बी द टू वेज इन विच क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, either the first way or the second way, out of the two ways from by any ways। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसी को दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो ऐसे पूछ लिया जाए, पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, या और करके मैंने फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, तो या ऐसे पूछ लिया जाए। तो देयर आर टू वेज अकॉर्डिंग टू विच दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो आप इसको नोट करिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। Okay. नोट कर लेना तो बता देना। Done, sir. ठीक है, अब देखिए, अब इस बात को समझिए कि व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज द रियल लॉ, या इस तरह का। तो सबसे पहली बात देखो, पहली बात तो समझो,
है ना। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ आर कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। पहले तो आप इस कहानी को समझिए। न्यूटन्स second law of motion is called as real law because first and third law of motion are contained in the second law। ठीक है। अगर सिंपल सी बात, पहली बात तो ये समझिए कि इसको रियल लॉ क्यों कहते हैं। रियल लॉ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ बोथ आर कंटेन्ड इन दिस लॉ। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये सिर्फ हैविंग सेड दैट कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इसमें कंटेन्ड है, सिर्फ इतना कहने से काम नहीं बनेगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है और उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज रियल लॉ, तब तो इतना ही लिख दोगे तो ही काफी है। इट इज मोर देन इनफ इफ द क्वेश्चन कंटेन्स ओनली 1 मार्क। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 2 और 3 मार्क्स, तो सिर्फ इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। यू विल हैव टू शो व्हाई दिस लॉ इज द रियल लॉ। मतलब हाउ विल यू शो दैट कि फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ आर कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। समझ रहे हो मेरी बात। अगर क्वेश्चन कंटेन्स ओनली 1 मार्क, तब तो इतना ही लिख दो काफी है। इट इज मोर देन इनफ। इफ इट कंटेन्स Yes, मोर देन 1 मार्क, तब तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो एक्सप्लेनेशन सुनो। आपको मालूम है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें मालूम है कि एज बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इज इक्वल टू dp by dt होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू क्या yes, होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका दूसरा मतलब है सर कि इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, तो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। और मोमेंटम क्या होता है सर, एज p इज इक्वल टू m इंटू v, दैट इज वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। नहीं आई बात समझ में। क्योंकि देखो मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्योंकि मास तो ऑलवेज कांस्टेंट है ना बेटा, मास तो हमेशा कांस्टेंट है। मास ऑफ द बॉडी विल नेवर चेंज, चाहे बॉडी की वेलोसिटी हो या नहीं हो, मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो सर मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, बट अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। और या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। और मोमेंटम ये एफ अगर जीरो है, एफ अगर जीरो है, तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मोमेंटम जीरो हो। नहीं आई बात समझ में बेटा। अगर ये क्वांटिटी जीरो है तो इसके दो मतलब है, आइदर yes, मोमेंटम विल sir. बी जीरो और द मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और अगर मान लो कि इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ Yes, sir. मोशन क्या कहता है, आप ध्यान से सुनो। सर यही तो फर्स्ट लॉ है। नहीं आई बात समझ में। दिस इज द फर्स्ट लॉ। कैसे, according to the first law, if f external is equal to 0, तो either the body remains at rest, मतलब उसकी velocity 0 होती है, और the body moves with the constant velocity, मतलब उसकी velocity constant होती है। ठीक है। अब हमें मालूम है कि as from the first law we know that कि either the velocity will be 0 और velocity will be constant in the absence of any external force। और second law भी तो इसी चीज को शो कर रहा है। मतलब इन सबको अगर मैं मिला दूं, मैं यहां से ये कह सकता हूं दैट इज इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, देन आइदर आइदर v इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और v इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो है हमारा फर्स्ट लॉ। नहीं आई Yes, बात sir. समझ में। ठीक है। हेंस फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड, मैं यहां के बाद ऐसे लिख सकता हूं, हेंस फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। बेटा अगर आपको समझ में आया तो बताओ। ये पहला लॉ समझ में आ गया आपको कि द फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। टेल मी यस और नो। हरी अप। Yes, sir. सर एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी बेटा कोई और भी बताएगा।
बेटा सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉ अगर कंटेंट का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट लॉ इसलिए कंटेंट है बेटा क्योंकि सेकंड लॉ से हम ये देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सर अगर हमारा फोर्स इज जीरो तो आइदर द वेलोसिटी विल बी जीरो और इट विल बी कांस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। if external is equal to zero तो either the body will be at rest or will move with a constant velocity। ये नोट कर लिया हो तो मैं थर्ड लॉ को प्रूफ करूं? No, sir. Wait. नोट कर लो, this is the proof of the first law being contained in the second law। Is it done, sir? Mauna, Yes, sir. Mauna नोट कर लिया बेटे? Done, sir. ठीक है, इशिका बेटा नोट कर लिया बच्चे? Yes, sir. ओके, तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि बेटा अब थर्ड लॉ को हम कैसे शो करेंगे कि इट इज आल्सो कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। तो इसको समझो, मान लो दिस इज वन बॉडी, this is another body, this body is of mass m1 and this body is mass m2, let me call this body as a, this body as b। बेटा कल भी मैंने आपको बताया था कि if the two body collides with each other तो a will exert a force on b, that is force on b will be because of a and force on a will be because of b। मैं इस चीज को लिख देता हूं अलग से, देखो एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और वैसे ही एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू विच वन, ड्यू टू बी। इज इट क्लियर बेटा? B. हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरा बेटा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, and force on b due to a can be written as rate of change of momentum of b upon time। बेटा क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई। तो बेटे Yes. मैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए को ऐसे लिख सकता हूं, डीपी ए, दोनों को ऐड कर दो तो आप ऐसे लिख सकते हो डीपी ए और डीपी बी अपॉन डी टी। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? आई एम एडिंग दिस टू, लेट मी कॉल दिस एज 1 एंड लेट मी कॉल दिस एज Yes. 2 एंड आई एम एडिंग बोथ। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन ए बी प्लस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम ऑफ ए प्लस ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। A plus ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना बेटा? कोई दिक्कत? अब मुझे No, एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों, प्यारे बेटे, मुझे एक बात बताइए, यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ ए एंड बी? No, sir. No, नो sir. सर। मेरे बच्चे एज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए प्लस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना बेटा?
आपको मालूम है Yes. कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज जीरो आएगा। मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमारा थर्ड लॉ है। देखो ये थर्ड लॉ है या नहीं है कि टू Yes, एवरी sir. एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ है, इसका मतलब कि फ्रॉम द सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ ही तो यूज किया है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वी स्टार्टेड विद द सेकंड लॉ एंड वी प्रूव्ड द थर्ड लॉ। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि थर्ड लॉ इज आल्सो कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। ये जो थर्ड लॉ है ये भी सेकंड लॉ में कंटेन्ड है। समझ आ गई बात? इसको नोट करिए जल्दी से। Excuse me, sir. या एक्सक्यूज बेटा। Yes. Sir, I didn't understand the F external equals to 0 वाला part. उसके बाद. बेटा हाँ, द पॉइंट इज कि आर यू अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए एंड बी और दीज फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड फ्रॉम वन अनदर? Supplied from one another. Of course it is being applied from one another, means there is no external agent acting on these bodies. इसका मतलब है कि as there is no external agent acting on the bodies means there is no external force, right beta? And Yes, in the sir. case when there is no external force, whenever there is no external force which acts on the body, in that case you can simply say that the momentum will not change, momentum will remain constant. ठीक है Okay, बच्चे? sir. Yes, sir. That is why we have taken the force to be equal to the rate of change of momentum to be equal to zero, and hence this whole sum will become equal to zero. Yes, नोट sir. कर लो, गुड, नोट कर लीजिए। अच्छा, ऐसे ही जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो ऐसे ही पूछ लिया करे, जैसे अभी इस बच्चे ने पूछा। ठीक है, तो whenever you don't get to understand anything, please don't hesitate and ask. ठीक है, इसको नोट करो। Sir. हाँ जी सर, बोलिए सर सर। हम लोग सर थर्ड लाइन में हम लोग F को भी तो कॉमन ले सकते हैं ना सर? नहीं, एफ को हम कॉमन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम उल्टा जा रहे हैं। देखो थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे ना, बट उस बात को अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है या नहीं है मुझे नहीं पता। समझ रहे हो आप? तो इसलिए हमने फोर्स को कॉमन नहीं लिया। नहीं बात समझ में कि बेटा हम Yes. ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने फोर्स को कॉमन नहीं लिया। समझ में आई बात बेटे? ओके, Yes sir. सबने नोट कर लिया? Yes. Okay, so now we are in position to discuss the last topic, and last topic of this chapter is impulse. लिखिए impulse, टॉपिक का नाम डालिए impulse। ठीक है, impulse ये लास्ट टॉपिक है आपके इस पार्ट ऑफ द चैप्टर का। उसके बाद फिर हम फ्रिक्शन पे डिस्कशन करेंगे। लिख लिया बेटा इम्पल्स? अब मेरी बात समझो, मैं इसको पहले तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो समझने में आपको थोड़ा आसान होगा। पहले आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, उसके बाद तो मैं इसको समझा ही दूंगा। मैं इसके जो फिजिक्स के डेफिनेशन है उससे तो मैं समझा ही दूंगा, बट पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। सर एक बात समझो, आप मुझे देख पा रहे हो क्या? एक बात समझो सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज अ बॉडी, और इस बॉडी पे मैं एक बहुत तेज हिट करूं, बहुत तेज इसको हिट करूं, आप अपने ना बिटवीन द टू फिंगर्स यू प्लीज होल्ड योर पेन। बिटवीन दीज टू फिंगर्स आप अपने पेन को पकड़ो ऐसे। प्लीज होल्ड योर पेन बिटवीन द टू फिंगर्स।
पकड़ लिया? Yes, sir. नाउ ट्राई टू हिट दिस पेन लाइक दिस, इसको ऐसे हिट करो. आर यू एक्सपीरियंसिंग और आर यू फीलिंग सम टाइप ऑफ जर्क एट दिस पॉइंट? जहां से आपने इस पेन को पकड़ा है वहां पे कोई जर्क फील हो रहा है क्या? ऐसे हिट करो तो यहां पर कुछ जर्क महसूस हो रहा है क्या? जर्क जर्क Yes, sir. कुछ झटका लग रहा है? झटका Yes, sir. लग रहा है ना? तो ऐसा फोर्स बेटे, ऐसा फोर्स विच हैज अ जर्क इफेक्ट, मतलब ये नॉर्मल नॉर्मल सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इस बात को, ऐसे डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, बट सिर्फ समझने के लिए समझो कि ऐसा कोई भी फोर्स ड्यू टू विच अ जर्क इज फेल्ट, जर्क महसूस हो, एक झटका महसूस हो, तो ऐसे फोर्स का जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंपल्सिव, और इस फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव. फिर से मेरी बात सुनो, ऐसा फोर्स जिसके कारण, ठीक है कारण बोल दिया तो ये ज्यादा हिंदी हो गई, ड्यू टू विच अ फोर्स, ड्यू टू विच यू फील अ जर्क इज नोन एज इंपल्सिव. मतलब ऐसा फोर्स जिसका एक जर्क फील हो आपको, दैट विल बी कॉल्ड एज इंपल्सिव. ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब जहां पर भी जर्क फील हो उसको हम इंपल्सिव कहेंगे. जहां पर भी जिस फोर्स का जर्क महसूस होता हो, जर्क फील होता हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंपल्सिव. फिर से मेरी बात सुनो ताहिरा, ऐसा कोई भी फोर्स जिसका हमें जर्क फील हो, जर्क जर्क मतलब झटका, झटका फील हो, उसको हम इंपल्सिव कहते हैं. अब देखो इसी में एक चीज और देखना, एक चीज और ऑब्जर्व करो, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो एक चीज और ऑब्जर्व करो. अगर उस पेन को हटा दो एंड यू होल्ड अ स्ट्रिंग हियर, पेन को अब हटा के यहां पर एक सोचो आपने एक स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग, Yes, sir. और यहां पर इसको हिट करो. अगर यहां पर एक बहुत पतली सी स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है ना, स्ट्रिंग मासलेस, जिससे आपके कपड़े स्टिच होते हैं, अगर उसको पकड़ के आप यहां पर हिट करोगे तो यहां पर कोई आपको जर्क फील नहीं होगा. अब Yes, करके देख sir. लेना, है ना, आपको Yes. यहां पर कोई जर्क फील नहीं होगा. आप फोर्स उतना ही लगा रहे होगे बट देयर विल बी नो सच जर्क एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब हर फोर्स इंपल्सिव नहीं होता. ऑल द फोर्सेस आर नॉट इंपल्सिव. अगर मैं कॉमन या डेली लाइफ के टर्म्स में बात करूं तो सिंपली याद रखो, ऐसा फोर्स विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ जर्क, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्सिव. ये सिर्फ समझने के लिए. अब मैथमेटिकली या फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फोर्स इंपल्सिव होगा और कौन सा फोर्स इंपल्सिव नहीं होगा? हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट? ऐसे तो नहीं है कि हम पकड़ पकड़ के देखते रहेंगे कि कौन कौन सा फोर्स इंपल्सिव है, कौन कौन सा नहीं है. तो इसके लिए बोला गया बेटा कि इफ अ वेरी ह्यूज फोर्स, इफ अ वेरी ह्यूज फोर्स acts on a body for very short duration of time, अगर कोई भी बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी पर अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, इफ इट एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो such a force will be called as impulsive. Such a force will be called as impulsive. मैं एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने अगर क्रिकेट देखा है, क्रिकेट मैच या कभी क्रिकेट खेला हो, तो आप लोगों को एक बात पता है कि जब बॉल को आप हिट करते हो ना, whenever you hit the ball, जब भी आप बॉल को बैट से हिट करते हो तो बॉल और बैट बहुत देर तक साथ में रहते हैं या बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कांटेक्ट में होते हैं? इमेजिन दिस. सर सोचो ना, आपने बैट से बॉल को हिट किया तो बॉल एंड बैट विल बी इन कांटेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और दैट टाइम विल बी वेरी शॉर्ट. Sir, short time. बहुत बहुत शॉर्ट टाइम होगा. और बेटा बैट जो बॉल पे sir. फोर्स लगाएगा, अब आप इमेजिन करो ना इन बातों को कि बेटा वो जो बैट उस बॉल पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स बहुत स्मॉल होगा या बहुत लार्ज फोर्स लगेगा बहुत छोटे समय के लिए? Sir, बहुत large. लार्ज, है बहुत ना ये लार्ज. बात? Yes, sir. बहुत लार्ज. ये बात सर वैसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो कि ऊपर से नीचे गिर जाए तो फ्लोर के कांटेक्ट में आएगा, फ्लोर नीचे अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, तो भले वो अर्थ के कांटेक्ट में बहुत स्मॉल टाइम के लिए ही रहे, बट अर्थ जो उस पर फोर्स लगाएगा दैट फोर्स विल बी वेरी ह्यूज. जैसे मान लो आपको मतलब कोई किसी को स्लैप कर दे, थप्पड़ मार दे, स्लैप, तो वो जो स्लैप करेगा तो स्लैप का फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट महसूस होगा ना आपको. क्यों? क्योंकि दैट स्लैप विल हैव अ ह्यूज फोर्स
and the hand will be in contact with your body for a very short duration of time. तो मतलब सर ऐसा कहीं पर भी अगर बहुत ह्यूज फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा हो फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो सच अ फोर्स विल बी कॉल्ड एज इंपल्सिव। समझ में आई बात? कुछ कुछ आइडिया बना क्या है? हर फोर्स इंपल्सिव नहीं है। Yes, sir. ऐसा फोर्स जो बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करे बट उस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंपल्सिव। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इंपल्सिव फोर्स का कुछ कुछ आइडिया आ गया। तो अब इंपल्स क्या है, अब ध्यान से देखिए। इंपल्स क्या है? मैंने बोला था इंपल्स। इंपल्स का क्या मतलब है? तो इंपल्स बेसिकली होता है द प्रोडक्ट ऑफ वेरी ह्यूज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। डेल्टा टी इज अ टाइम विच इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, इफ अ वेरी ह्यूज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दिस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विल बी कॉल्ड एज इंपल्स। ये जे से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंपल्स को। Impulse को. ठीक है, और एफ फोर्स है और डेल्टा टी टाइम है। तो पहली बात तो अगर इसकी एसआई यूनिट हम लिखें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट वुड बी इक्वल टू न्यूटन्स सेकंड, बिकॉज एसआई यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन एंड टाइम की एसआई यूनिट इज सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इज द एसआई यूनिट फॉर दिस इंपल्स। अब दूसरी बात, इंपल्स कैसी क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? तो रिमेंबर, impulse, it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity, means it will have magnitude as well as direction. The impulse is a vector quantity and the value of this impulse is always equal to f multiplied by delta t, where f is very huge and delta t is very small. So the product of force and very small time is known as impulse. क्लियर हो गई बात? इंपल्स की डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? द प्रोडक्ट ऑफ वेरी ह्यूज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज इंपल्स। द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूज फोर्स with very small time for which it acts on the body, is known as impulse. राइट बेटा? इसी को हम इंपल्स कहते हैं, है ना? Yes, इसको sir. नोट कर लो। तो एक और चीज इंपल्स की बताऊं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखते हैं। डन एवरीवन? कैन आई इरेज दिस? Yes. Yes, sir. सिंपली बहुत लार्ज फोर्स अगर किसी बॉडी पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंपल्स। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक और चीज समझते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट, इसको कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब ये क्या है? तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। इंपल्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। बेटे अगर मान लो कि दिस इज अ बॉडी एंड यू हैव applied a very huge force on this body, the mass of this body is m and the velocity is u, तो obviously अगर आप इस पे फोर्स लगा दोगे तो after some time its velocity will change, let its final velocity becomes v। ठीक है, कितने टाइम के बाद? आफ्टर टाइम t। ठीक है, कितने टाइम के बाद? तो मान लो आफ्टर टाइम t और डेल्टा t मान लो। ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर लिख सकते हैं mu, फाइनल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mv, MV. है ना? तो फोर्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज p फाइनल माइनस ऑफ p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटो, mv माइनस ऑफ mu अपॉन डेल्टा t, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, और विच कैन बी रिटन एज mv माइनस ऑफ u बाय डेल्टा t, है ना? Yes, अब sir. देखो, अब हमें पता है कि एज इंपल्स इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t, देयरफॉर बेटा अगर मैं फोर्स की यहां से वैल्यू उठा के रख दूं तो ये क्या लिख सकता हूं? एफ वी माइनस ऑफ यू अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूं।
तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इंपल्स अगर आप देखो तो m इंटू वी माइनस यू हो गया या नहीं हुआ बेटे? इंपल्स इज एम वी माइनस ऑफ यू हो गया या नहीं? और एम वी अगर इसको मैं फर्दर और इसको अगर ऐसे लिख दूं तो एम वी माइनस ऑफ एम यू, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी के किस का चेंज है? ये बॉडी के लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। मतलब सिंपली द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इंपल्स। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? कि बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज exactly equal to the impulse acting on the body. The change in linear momentum of the body is equal to the impulse acting on the body. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाता है, which can be asked in your exam कि what is impulse momentum theorem। तो आपको लिखना है कि this theorem states that the change in linear momentum of the body is exactly equal to the impulse acting on the body. So please repeat again. फिर से बोल देता हूं, the change in linear momentum of the body, the change in linear momentum of the body is equal to the impulse acting on the body. The change in linear momentum of the body is equal to the impulse acting on the body. Yes sir, done. ठीक है, सबने लिख लिया बेटे? सबको ने लिख लिया? किसी को कोई इशू, कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? चल अब आगे सुनो। अगर आपको ये नहीं पूछना है तो अब, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? सर वेट, ये अभी नहीं लिखी। अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो। डन सर। ओके, ऋषिका नोट कर लिया? विभूति नोट कर Yes, लिया sir. बेटा? ठीक है, अब देखो बेटे, मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं फ्रिक्शन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मान लो, बेसिक क्वेश्चन मिलके करते हैं। मान लीजिए बेटा कि आपसे बोला गया कि देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम and this body is dropped from here, this is dropped from here, this is a fixed surface, this is a fixed surface, ये एक fixed surface है। ठीक है सर, and this body is dropped from a height of 20 मीटर। इस बॉडी को हमने कितने हाइट से ड्रॉप किया है? 20 मीटर। तो बेटा ये बॉडी इस सरफेस से कोलाइड करने के बाद इट विल रिबाउंड और नॉट? मान लो ये कोई बॉल है, ऐसा समझ लो ये कोई बॉल है, तो दिस बॉल आफ्टर कोलाइडिंग विद द सरफेस इट विल रिबाउंड। तो आपको क्वेश्चन में ये बोला गया, मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि बॉल आफ्टर कोलिजन विद द सरफेस, बॉल आफ्टर collision with the surface, listen to me, with the surface rebounds with the same velocity with which it hits the surface। ठीक है,
find impulse acting on the body. बॉडी पे कितना इंपल्स लगेगा ये आपको निकालना है. आपसे बोला गया कि एक बॉडी है which is dropped from a height of 20 मीटर, तो ऑब्वियसली इट विल हिट द सरफेस समवेयर हियर. ठीक है, और जितनी वेलोसिटी से इट विल हिट द सरफेस, विद द सेम वेलोसिटी इट रिबाउंड्स. मान लो इफ इट हिट्स द सरफेस विद अ वेलोसिटी v, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इट विल रिबाउंड अगेन विद द सेम वेलोसिटी ऑफ v. तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इंपल्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी और ऑन दिस बॉल. ठीक है, आई वुड लव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम तारिक. तारिक, मुझे एक बात बता कि व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड Yes, फ्रॉम sir. हियर, जब आप है ना, जब आपने बॉडी को यहां से ड्रॉप किया एंड व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द सरफेस, ये जब इस सरफेस पे टकराने वाली है, तो इस केस में इस बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगी या नहीं होगी जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद द सरफेस? सरफेस के होगी. साथ टकराने के वक्त वेलोसिटी होगी. कैसे निकालेंगे हम वेलोसिटी? हाउ कैन वी फाइंड दिस वेलोसिटी? नहीं याद आया? कोई बता सकता है आप में से कोई भी कि हाउ वी विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिफोर हिटिंग द सरफेस? मतलब सरफेस पे टकराते टाइम पे जो बॉडी में वेलोसिटी है वो कैसे निकालोगे? आप में से कोई भी बता सकता है क्या? जानवी, कैन यू प्लीज टेल? So please repeat. I am saying कि with what velocity this body will hit the surface. पहली बात तो how will you calculate the velocity with which it will hit the surface? कोई बता सकता है? यशिका, Sir, can we do विभूति? initial momentum equals to final momentum? No, you cannot equate momentum here, beta, because initially this body is also at rest, surface is also at rest. So what will you equate? है ना? So here conserving your linear momentum will not be helpful because initial momentum of the body is also zero, this is also zero. कम से कम किसी एक का मोमेंटम तो होना चाहिए था ना, तभी तो हमें दूसरे का निकल पाता. और कुछ सोचो. ऐसा नहीं है कि मोमेंटम ही सोचना है, इससे पहले वाले चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं वो भी यूज होगा या वो हो सकता है. ये हिंट है तुम्हारे लिए कि इससे पहले वाले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसके भी फॉर्मूला यूज हो सकते हैं. नहीं आया सर, आप लोग भूल गए. V सर, equal एक to बात U याद minus करो. AT. नहीं दे तो उससे तो वेलोसिटी Yes, sir. निकलेगा, मगर टाइम होना चाहिए ना बेटा. Yes, sir. ये Yes. कोई इक्वेशन याद है? कभी हमने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू Sir, u v स्क्वायर square प्लस ऑफ 2s, Yes. Yes, sir. है ना? yes sir. तो v But sir, स्क्वायर A इज नहीं इक्वल है टू तो A नहीं है. a है ना बेटा. मोशन अंडर ग्रेविटी है ना बेटा. you have released the body and body is going under the effect of Yes, gravity sir. ना बच्चे, है ना? तो we know the acceleration बेटा. acceleration is g. इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट फ्रॉम व्हिच इट इज ड्रॉप्ड इज 20. so this v square will be equal to 400. so v will be equal to under root of 400 which will be equal to 20 meter per second. did you understand or not? tell me yes or no. Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब it will hit the surface with a velocity of 20 meter per second and it will rebound from this with the same velocity of 20 meter per second. अब निकालना क्या है मुझे? नाउ आई हैव टू फाइंड द इंपल्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल. तो इंपल्स क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल. यही तो लिखोगे ना बेटे. फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, यही तो पढ़ा है ना अभी हमने. Yes, तो sir. बेटा Yes. मेरा बच्चा फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे? अब एक बात देखो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, ये वेलोसिटी is in the downward direction and after collision the velocity is in the upward direction. तो अगर मान लो कि आप इस velocity को if you take positive then you will have to take this velocity negative और vice versa. अगर आप इसको negative लोगे तो इसको positive लोगे. Are you getting? Why I'm Yes. saying that you will have to choose the sign? Because the direction of velocity before and after the collision with the surface is not same. तो अगर पहले वाली वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे तो बाद वाली वेलोसिटी नेगेटिव लोगे, या फिर पहले वाली को नेगेटिव लोगे तो बाद वाली को पॉजिटिव लोगे, है ना बेटे?
तो आप क्या लिखोगे? मोमेंटम, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये आप लिखोगे 2 into 20 माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम 2 into माइनस ऑफ 20। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी यस और नो। तो इंपल्स की वैल्यू Yes, कितनी sir. हो जाएगी? 40 प्लस ऑफ 40, दैट इज इंपल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 न्यूटन सेकेंड। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज नोट करो बच्चा। No, sir, no doubt. ठीक है, नोट कर लो जल्दी। Done, sir. ओके, सबने नोट कर लिया? अब देखिए एक और क्वेश्चन पे आता हूं। आई एम इरेजिंग दिस। लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। सर ये एक बॉडी है, सर ये एक बॉडी है, ठीक है। दिस बॉडी इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ दिस बॉडी इज 2 किलोग्राम। This body is going with a velocity of 6 meter per second. Mass of this body is 4 kilogram. Obviously, they will collide. So when they will collide, they will be in contact for very short duration of time, and then again they will separate. यहाँ देखो बेटा, आपको समझ में आना चाहिए मेरे बच्चे। ये देखो, ये 2 किलोग्राम। आपसे मैंने ये बोला कि this goes after collision, this goes this way, and this body of 2 kilogram goes with a velocity of 8 meter per second. मान लो, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है, वी डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। वी डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है? समझ में आई बात? वी डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ बी। अब आपसे Yes. कहता है कि यहां पर ये थोड़ी देर तो कांटेक्ट में रहे थे ना, तो मान लीजिए कि टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 0.2 सेकेंड्स, ठीक है, इतना। देन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन टू बॉडीज। ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाएगा आपके लिए? नहीं, एक काम करो, 2 बॉडी तुम लोगे, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ये 2 किलो है और ये मान लो ये वॉल है। थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं आसान कर देता हूं। ये वॉल है, ठीक है। दिस बॉडी कोलाइड्स विद द वॉल एंड आफ्टर कोलिजन इट रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वॉल, ऑब्वियसली ये वॉल है तो इस वॉल की तो वेलोसिटी 0 रहेगी। ये वॉल इज फिक्स्ड वॉल है, ठीक है। आपको बोलना है अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 0.2 सेकेंड, देन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू वॉल। अब कैसे करोगे बताओ? अब कैसे करोगे? मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? मुझे फोर्स निकालना है। अब देखो मैं बताता हूं, मेथड सुनो, ध्यान से समझो बेटा। अगर मैं इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम लिखूं, इनिशियल मोमेंटम, तो क्या मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 20? टेल मी यस और नो। Yes, sir. आफ्टर कॉलिजन इसका अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूं तो 2 इंटू माइनस ऑफ 10 लूंगा, दैट इज इक्वल टू -20। सर माइनस क्यों किया? क्योंकि अगर आप इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो इस वेलोसिटी को नेगेटिव लोगे और वाइस वर्सा। अब हमें एक बात मालूम है सर, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। टेल मी यस और नो। तो Yes, इंपल्स sir. को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ 20 और माइनस ऑफ दिस 20, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स विल बी इक्वल टू -40। बट हमें सर यहाँ पर इंपल्स नहीं निकालना है, फोर्स निकालना है। तो एक तो इंपल्स ये आ गया। हमें ये भी बात पता है सर, ऑल्सो इंपल्स कैन बी रिटन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये पता है ना हमें, है बेटा? तो ये दोनों ही फॉर्मूला इंपल्स के हैं। Yes, तो sir. क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू -40, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? -40 बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या था? ये टाइम जो 0.2. कॉन्टैक्ट का टाइम है ना। तो -40 डिवाइडेड Yes, बाई sir. 0.2, तो दिस विल बिकम इक्वल टू कितना? 0. कितना हो जाएगा? ये जितना भी आ जाए, Sir, दैट विल बी द 2.0. फोर्स। दिस विल बी द फोर्स। Yes, sir. समझे या नहीं समझे बेटा?
सबको समझ में आया है? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसी में आपसे पूछ लेता कि अच्छा एक बात, इससे पहले कि आप इसको नोट करो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इसी में पूछ लेता कि फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू, फोर्स ऑन वॉल अगर मैं पूछ लूं ड्यू टू बॉल, तो क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल सेम होता। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है, बोलो। सो पहला यही जीरो होता। तो नहीं होगा, यही होता। सिंपल सी बात है। क्यों यही होता? अरे बेटे, दो बॉडी अगर आपस में कोलाइड करती है सर तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल न्यूटन्स थर्ड रिएक्शन लॉ होता ऑफ है सर। मोशन जी बोलो भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया 200 का, तो इन रिटर्न बॉल भी वॉल पे इतना ही फोर्स लगाएगा ना। यस सर, Yes, बस sir. पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव यस, बट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा बॉल पे जो फोर्स लग रहा है, देखो इस लॉजिक को समझो, बॉल पे ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, आंसर से हमें पता चलता है। तो हमें मालूम है, वैसे भी हमें न्यूटन्स लॉ से मालूम है कि टू इक्वल फोर्सेस एंड ऑपोजिट। तो अगर बॉल पे फोर्स इधर लगाए तो वॉल पे जो फोर्स होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। यस राइट, ठीक है। तो जितना बॉल पे वॉल ने फोर्स लगाया है उतना ही बॉल वॉल पे भी लगाएगा, ठीक है। जितना बॉल पे फोर्स लगा है उतना ही वॉल पे भी फोर्स लगेगा, इक्वल लगेगा, और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई। Everyone is convinced now? What is impulse? Everyone is Yes, now, sir. everyone has understood this, I guess. Okay, what is impulse and how can you find the impulse and all these things? So you know the meaning of impulse now, and this is the completion of this chapter or this part of this chapter which was related to Newton's laws. अब इसमें हम आगे के पार्ट पे डिस्कशन करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करना है उसका नाम लिखे फ्रिक्शन। क्या लिखेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, चलो बेसिक बेसिक बातें हम समझते हैं। फ्रिक्शन, पहली बात तो आप समझिए फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। हाउ डज द फ्रिक्शन एक्ट्स एंड ऑन व्हाट पैरामीटर फ्रिक्शन डिपेंड्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी बातें हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात समझो, मेरी बात सुनो, बच्चे सुन रहे हो? अब सिर्फ सुनना, और जहां आपको नहीं समझ में आए वहां पूछना। अब आप मेरी बात सुनिए और जहां आपको नहीं समझ में आए वहां पूछिएगा। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। फिर से मेरी बात सुनो, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। पता नहीं क्या बोले सर, समझ ही नहीं आया, मोशन और रिलेटिव मोशन का क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे हो? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, यस सर। Yes, ये sir. दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यस इस पे सर। कुछ रखा हुआ है ना, इस बुक पे कुछ रखा हुआ है। यस सर। बुक पे नाम क्या लिखा हुआ है, बुक का नाम मत पढ़ो, उस पे जो रखा हुआ है उसको देखो, ठीक है। ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? देखो तो, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा? यस सर। चल रहा है। मगर इस बुक पे जो रखा हुआ है वो रेस्ट में है या वो भी चल रहा है? सर रेस्ट में। टिंग, रेस्ट में, टिंग 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 टिंग, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, दोनों एक Yes. दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। मतलब ये जो की रखा हुआ है वो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहा, और ये बुक इस की के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। बट अगर मैं इस की को चलाने लग जाऊं, अगर की को चलाने लग जाऊं, की को है ना, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये की इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द बुक। फिर से मेरी बात सुनो, अगर मैं इस की को चलाने लग जाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि की इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द बुक। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका एक कंफ्यूजन में हटाऊं। अगर मान लीजिए सर,
ये बॉडी भी चले और उसके साथ साथ ये भी चले। ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर ये बॉडी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से और ये ऊपर वाली भी उसी वेलोसिटी से चल रही हो, ठीक है, तो एक बात याद रखो कि इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, हमेशा एक साथ चल रहे हैं और दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये बॉडी मान लो रेस्ट में है और इसके ऊपर वाली जो बॉडी है वो इसके रेस्पेक्ट में चल रही हो, वो चल रही है बट नीचे वाली बॉडी रेस्ट में, तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा। अब मेरी बात समझना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। नहीं आई बात समझ में? अब वर्ड मैंने रिलेटिव क्यों यूज किया, इस बात को समझो। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि अगर एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करेगी देन देयर विल बी फ्रिक्शन। अगर दोनों ही चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तुम्हें नहीं आई बात समझ में? बेटा फ्रिक्शन कब लगेगा? फ्रिक्शन तब लगेगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्लोर है, मान लो ये आपके घर का फ्लोर है और इस पर कोई बॉडी आप चला दो ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोर के रेस्पेक्ट में ये बॉडी चल रही है। बोलो ना, फ्लोर के रेस्पेक्ट में बेटे ये बॉडी चल रही है या नहीं चल रही है? Yes, इज sir. दिस बॉडी मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लोर और नॉट? फ्लोर तो वहीं का वहीं है, बट ये बॉडी कुछ टाइम के बाद दिस विल बी हियर, कुछ टाइम के बाद ये बॉडी कहीं और होगी। तो फ्लोर तो रेस्ट में है बट बॉडी ऑन दैट फ्लोर इज मूविंग। तो व्हेनेवर दिस हैपेंस, दैट व्हेन अ बॉडी इन कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, मेरी बात सुनो, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं बट ये वाली बॉडी इस पे चलने लगी, तो देयर विल बी अ फोर्स which will oppose this relative motion of the body with respect to the another body। नहीं आई बात समझ में? मतलब फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? फिर से बोलो, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बोलूं तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ये चाहता है कि द टू बॉडी विच आर इन कॉन्टैक्ट should always remain in contact। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। यस, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा भी रेस्ट में हो, मतलब दोनों बॉडी अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट अगर दोनों बॉडी में से कोई एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में चलने लगेगी तो फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रिक्शन क्या है सर, तो आप कहेंगे फ्रिक्शन एक फोर्स है। और कैसा फोर्स है? विच अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। तो आप लिखेंगे इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ये मोशन को अपोज नहीं करता, ना ना ना, ये मोशन को अपोज नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तुम समझ रहे हो? प्लीज कोई तो बोल लो हाँ ना, ताहिरा के अलावा। मेरी बात सुनो सर। ओ बाकी आप लोग ही माइक अनम्यूट कर लो ना प्लीज, अच्छी बात पढ़ा रहा हूं ना। फिर से मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये भी चल रहा है और ये भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है तो दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना? तो इस केस में फ्रिक्शन हैज नो इश्यू। दोनों चल रहे हैं, दोनों हमेशा साथ साथ हैं, फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा अगर मान लो कि ये बॉडी है, या तो ये रेस्ट में हो और इस पर ये ऊपर वाली बॉडी चलने लग जाए विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये नीचे वाली बॉडी के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली बॉडी चल रही है? कह सकता हूं या नहीं? बोलो। Yes, sir. इस नीचे वाले बॉडी के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली बॉडी चल रही है, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहां पर फ्रिक्शन विल एक्ट। A friction will act in such a way such that it opposes the motion of this body। मतलब फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा ताकि वो इस ऊपर वाले बॉडी के मोशन को अपोज करे। नॉट ओनली दिस, अगर मान लो कि ये नीचे वाली बॉडी चले, मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से चले और ये 10 मीटर पर सेकंड से चले,
तो क्या अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है या बेटा डिफरेंट है? ये वाला जो एग्जांपल आपने दिया था जिसमें दोनों 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, इसमें फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा? नहीं एक्ट करेगा, यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे फ्रिक्शन बेसिकली दोनों की हाँ बोलो। जो वो है मास वो सेम हो। नहीं मास का कोई लेना देना नहीं है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग पूछिए कि बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों? देखो फ्रिक्शन ना मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इन दोनों बातों में फर्क है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। मैं आपसे कहूं कि ये ऊपर वाली भी चल रही है और नीचे वाली भी चल रही है, ठीक है, तो बेटा दोनों हमेशा साथ रहेंगे या दोनों में स्लाइडिंग होगी, कोई आगे निकलेगा कोई पीछे रह जाएगा, या दोनों साथ साथ ही चलेंगे? साथ जानवी चलेंगे। जानवी साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे। तो इन दिस केस फ्रिक्शन हैज नो इशू, फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? मेरी बात समझिएगा। लेकिन अगर बेटा ऐसा हो जाए कि दोनों बॉडी में से दोनों साथ साथ नहीं चलें, जैसे मैं ये एग्जांपल लिया मैंने और ये एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें देखो इस ऊपर वाली बॉडी की वेलोसिटी 10 है और नीचे वाली बॉडी की वेलोसिटी 2 है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये दोनों बॉडी साथ में चलेंगे या ऊपर वाली बॉडी आगे निकलेगी? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ऊपर वाली आगे भागेगी। फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं है, समझ में आई बात? फ्रिक्शन ये नहीं चाहता कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही हो। नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, नहीं एक बार और दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझना है, आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना है। देखो ये अगर मेरे दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। Yes, sir. अरे इशिका विभूति महुना, तुम लोगों को बोलने के लिए कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे मुझे? अकाउंट No. डिटेल दे दो, मैं ट्रांसफर कर दूं पैसे, तब बोल लीजिएगा आप लोग। No. बेटा आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं ना, मुझे तो आता है मेरे लाल। मेरी बात सुनिए, ये दोनों सरफेस है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, टिन 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 टिन। तो इस केस में दोनों साथ साथ हैं या नहीं है बेटे? यस देखो Yes, ऐसे sir. चले, दोनों Yes, साथ sir. साथ हैं, तो फ्रिक्शन हैज नो इशू। ऑल्दो ये दोनों मूव कर रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों मूव नहीं कर रहे, तो इस केस में फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा हो, अब फ्रिक्शन को प्रॉब्लम है। क्या दोनों एक दूसरे पे स्लाइड करने लगे या नहीं? देखो 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 Yes, sir. देखो देखो देखो, अब फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा, अब फ्रिक्शन को प्रॉब्लम है। तो फ्रिक्शन ये कहता है कि या तो दोनों ऐसे ही रुके रहें या दोनों चलें तो साथ साथ चलें, ठीक है। अगर एक दूसरे पे अगर स्लाइड करने लग गया देन फ्रिक्शन हैज इशू, ठीक है। इसका मतलब जो दो सरफेसेस साथ में हैं वो हमेशा साथ में रहने चाहिए, उनका साथ छूटना नहीं चाहिए। या तो दोनों ऐसे ही चल लें, या तो दोनों रुके हुए तब भी साथ में हैं, और दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं तब भी साथ में हैं। बट ये साथ छूटेगा कब? जब ये रुका रहे और ऊपर वाला चलने लगे, या ये भी चले और ये भी चले मगर ऊपर वाले की वेलोसिटी इससे ज्यादा हो, या इसकी वेलोसिटी उस ऊपर वाले से ज्यादा हो, सच दैट कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई आगे जा रहा हो कोई पीछे जा रहा हो, तो उस केस में फ्रिक्शन एक्ट करता है। और फ्रिक्शन अपोजेस दिस टाइप ऑफ मोशन, फ्रिक्शन इस तरह के मोशन को अपोज करता है। और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं? बोलो ना, रिलेटिव मोशन। तो Relative फ्रिक्शन motion. क्या अपोज करेगा? फ्रिक्शन Relative विल motion. अपोज रिलेटिव मोशन। बात समझ में आई? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछ ले क्या फ्रिक्शन मोशन अपोज करता है? नहीं, फ्रिक्शन मोशन को थोड़ी अपोज करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब फ्रिक्शन ये चाहता है कि द टू सरफेसेस व्हिच आर टुगेदर शुड रिमेन टुगेदर। समझ में आ गई बात? अब सुनिए, और दोनों साथ में कब रहेंगे? या तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो या दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तभी साथ साथ रहेंगे। जैसे सोचो ना, एक लास्ट बार एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये और ये दो लोग हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। अगर ये दोनों रेस्ट में हो, अगर इसकी वेलोसिटी भी जीरो और इसकी वेलोसिटी भी जीरो, तो ठीक है, दोनों ऐसे ही रहेंगे। मान लो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वही बी और ये वही ए, मेरी बात सुनिएगा, ये वही ए और इन दोनों को फिर से मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया, ये चलने लगा 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी चलने लगा 5 मीटर पर सेकंड से।
तो बेटा इस स्ट्रिंग के लेंथ में कोई चेंज आएगा या वैसे ही रहेगा अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं? तो वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। वैसे बट ही अगर रहेगा। वैसे ही रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि ये इसकी वेलोसिटी 10 कर दूं और इसकी वेलोसिटी 5, अब क्या होगा? क्या स्ट्रिंग की लेंथ वही रहेगी या वाली कुछ होगा? लंबा हो स्ट्रिंग सर कुछ होगा। है ना, कुछ होगा ना, होगा। स्ट्रिंग इलोंगेट होने लगेगी ना, क्योंकि ये आगे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी Yes, ज्यादा sir. है और इसकी वेलोसिटी, तो यहां पर एक रिलेटिव मोशन आ गया। बट यहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहां पर स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगने लगा इसके कारण, तो यहां पर एक टेंशन डेवलप होगा। इसी तरह की चीज यहां पर है कि अगर मान लो ये दो ब्लॉक साथ में है और दोनों रेस्ट में है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं एंड बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इसकी भी v इसकी भी v, तो भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि एक बॉडी अलग वेलोसिटी से चले और ये चाहे रेस्ट में रहे या इसकी वेलोसिटी कुछ और हो, तो अब यहां पर फ्रिक्शन लगेगा एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन को मोशन से प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन से प्रॉब्लम है। फ्रिक्शन चाहता है कि एक सरफेस दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहे, वो मूव नहीं करे, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव नहीं करे। दिस इज व्हाट फ्रिक्शन वांट्स। ठीक है सर, अब आगे सुनिए। Yes, sir. अब देखिए बेटा, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन आप जानते भी होंगे, थोड़ी सी बात मैं याद दिला दूं पुरानी। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में बेटा दो तरह की थ्योरी आती है। एक को हम कहते हैं मेरे बच्चे ओल्ड थ्योरी, दिस इज द ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज मॉडर्न थ्योरी। तायरा क्या पूछ रही है? सर स्ट्रिंग ना ही इलोंगेट और नहीं, हाँ वो इलोंगेट नहीं होगी, तो इलोंगेट नहीं होगी मगर वो आगे वाला बंदा उस स्ट्रिंग को इलोंगेट करने की कोशिश तो करेगा ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वहां पर स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम टेंशन कहेंगे। समझे बेटा? उसी तरह Yes, से sir. दो सरफेसेस जो ऊपर एक दूसरे के साथ में होते हैं, वहां पर अगर कोई एक आगे भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, वैसे ही जैसे स्ट्रिंग में टेंशन उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अब सुनिए, देयर आर टू थ्योरीज, ओल्ड थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। अब ओल्ड थ्योरी क्या कहती है तो सुनिए, ये आप जानते भी हैं, क्लास 9th में सुना भी होगा। ये सिंपली कहती है कि रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। रफनेस between two surfaces in contact, surfaces in contact is cause of friction, is cause of friction। ये कहता है कि जो दो सरफेसेस के बीच में रफनेस है ना, दैट इज बेसिकली द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या मतलब? बेटा अगर हम किसी भी सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं बाय आवर आईज, तो वो स्मूथ अगर है भी, तो भी वो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो द सरफेस विच अपीयर टू बी स्मूथ आर नॉट एक्चुअली स्मूथ, दे हैव सम रफनेस। ठीक है, उनके सरफेस पे रफनेस होती है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो बेटा, अगर मान लो ये एक बॉडी है और ये दूसरा सरफेस है, मान लो ये ऐसा सरफेस और ये बॉडी, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों के सरफेसेस पे रफनेस है। उस रफनेस को आप ऐसे शो कर सकते हो, मान लो ये दोनों का रफनेस क्या करता है, एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेता है, and this roughness or the interlocking of the roughness becomes the cause for the friction। क्या मेरी बात समझ में आई? जो सरफेसेस आपको स्मूथ दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में स्मूथ नहीं होते, दे हैव रफनेस। समझ रहे हो बेटा आप? तो ये Yes, sir. रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन, कि दो सरफेसेस में रफनेस होता है एंड दैट रफनेस बिकम्स द कॉज फॉर द फ्रिक्शन। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि इंटरमॉलिक्यूलर force between two surfaces in contact is cause of friction। ये कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा कि एवरी सरफेस हैज मॉलिक्यूल्स, राइट? ठीक है, आपने सुना होगा ना एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, आई होप आपने सुना होगा। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप दो सरफेसेस को कांटेक्ट में रखते हो ना, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सरफेसेस पे क्या है, इन सरफेसेस पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन सरफेसेस पे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड दैट बिकम्स द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब आप सोचो ना, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हो इसको आप मूव कराना चाहते हो, मान लो, तो क्या ये खुद से मूव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन हो रहा है तो आपको तो इसको मूव कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वही क्या बन जाता है, फ्रिक्शन। नहीं आई बात समझ में? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, No, sir, हाँ sir, ना please बोलो। repeat again. फिर से सुनो भाई, अगर मान लो कि तुमको घर से बहुत प्यार है, सुनो मेरी बात, आपको घर से बहुत प्यार है, और हर बच्चे को होता है, अपने घर से प्यार हर किसी को होता है। अगर आपको हॉस्टल में रखा जाए, हॉस्टल में ले जाया जाए, तो आप आराम से चले जाओगे हॉस्टल में? मैं तो नहीं जाता। आ रही बात समझ में? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको घर से बहुत प्यार है। तो अगर आपको कोई Yes, sir. हॉस्टल ले जाना चाहता है, तो आप उस हॉस्टल में जाने को अपोज करोगे ना, आप नहीं चाहोगे हॉस्टल में जाना। क्यों नहीं चाहोगे? बिकॉज आपको घर से बहुत प्यार है। तो योर प्यार इज द कॉज फॉर अपोजिंग दिस चेंज इन योर लाइफ। समझ रहे हो? उसी तरह से अगर ये दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, if the molecules of two surfaces attracts each other, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों सरफेस तो एक साथ रहना चाहेंगे ना बेटा? नहीं, Yes, बस sir. अगर आप Yes, ऊपर sir. वाले सरफेस को मूव कराओगे तो क्या होगा, नीचे वाला सरफेस नहीं चाहेगा कि वो दूर जाए। तो इसके ड्यू टू दिस देयर विल बी अ फोर्स व्हिच विल अपोज द मोशन, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। तो मतलब फ्रिक्शन का कॉज क्या है? तो आप दोनों में से कोई सा भी कॉज बता सकते हो। आप ये कह सकते हो कि द टू सरफेसेस और द रफनेस बिटवीन द टू सरफेसेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट is the cause of friction. Did you understand or not? Tell me yes or no. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ओके sir. बेटे, नोट कर लीजिए इसको अगर समझ में आ गया, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। Okay, you want me to explain again? See, there is something called as friction which acts between the two surfaces and which Sir, old opposes theory समझा दीजिए. ओल्ड थ्योरी। मैं दोनों थ्योरी समझा रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ये फ्रिक्शन जो डेवलप हो रहा है उसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन? ठीक है, तो बेसिकली एक कॉज हम ये कहते हैं कि आपका जो दो सरफेस है ना, द टू सरफेसेस आर रफ। मतलब जो सरफेसेस कांटेक्ट में आप रखते हो ना, वो सरफेसेस जनरली आपके जितने भी सरफेसेस है ऑल ऑफ देम आर रफ। ठीक है, तो द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इज द कॉज फॉर फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन क्यों होता है? तो इसलिए होता है बिकॉज द टू सरफेसेस आर रफ। नहीं आ रही बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? जिसने कहा था दोबारा समझाओ। अब मेरी बात सुनो, रफनेस, ड्यू टू रफनेस व्हाट विल हैपन? देखो, इफ द टू सरफेसेस आर वेरी स्मूथ दे कैन मूव, है ना, इजीली। बट अगर सोचो कि ये दोनों रफ है, ये इस सरफेस का रफनेस है और ये, तो होता क्या है कि व्हेन यू ट्राई टू मूव दिस, व्हाट हैपेंस, दीस टू रफनेस इंटरलॉक्स ईच अदर। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। Yes. समझ रहे हो? तो ड्यू टू दिस रफनेस व्हाट विल हैपन कि ये बॉडी अगर ये रफनेस में आ गया तो ये तो रुकना चाहेगा ना, ड्यू टू दिस रफनेस। अगर आप इसको फिर भी चलाना चाहते हो तो आपको इसको पुश करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? Yes, sir. आपको इस रफनेस को तोड़ना पड़ेगा। ड्यू टू दिस रफनेस जो ये इंटरलॉकिंग हो रही है ना, उस इंटरलॉकिंग को यू विल हैव टू ब्रेक, देन ओनली दिस बॉडी विल बी एबल टू स्लाइड। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि ड्यू टू द रफनेस एक बॉडी दूसरे बॉडी को ना ऐसा इंटरलॉक कर लेती है। ठीक है, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब दैट इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस इज व्हाई। हाँ बेटा बोलिए। सर ऐसा जरूरी है कि हर एक बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनका यही हो साइज? बिल्कुल, साइन मतलब सर मतलब जो आपने बताया ना कि वो इंटरलॉक कर लेते हैं, तो उनके पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं सबके? मतलब रफनेस का यही मतलब है बेटा। इस बात को तो मैंने ऐसे समझाया है ना। मतलब आप ये जरूर कह सकते हो कि इस दुनिया में, इन आवर डेली लाइफ और इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जिसमें रफनेस नहीं हो।
हाँ, ये हो सकता है कि किसी का रफनेस कम हो, किसी का रफनेस ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने घर के वॉल को टच करें तो आपको कुछ रफनेस खुद ही फील हो जाएगा, और आप मान लो वही आइस क्यूब को आप टच करो तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें रफनेस कम है। नहीं, यही बात समझ में? यस यस हम जिस बॉडी को बेटा स्मूथ कहते हैं ना, दैट बॉडी इज नॉट 100% स्मूथ। ये कह सकते हैं कि हाँ उसमें रफनेस कम है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली स्मूथ, मतलब कुछ ना कुछ रफनेस होती ही है। तो अपने डेली लाइफ में जितने भी बॉडीज हैं उनमें रफनेस है। हाँ, किसी पे रफनेस कम है, किसी पे रफनेस ज्यादा है। कोई बॉडी स्लिपरी हो जाती है बट स्टिल दैट हैज रफनेस। नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। बेटा ये क्लैरिटी है? Yes, सारे sir. बोल दो एक बार। यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, तो आज इतना ही रखो। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इससे आगे।